नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। छोटे भाई का छेका कर लौट रहे बड़े भाई को काटने रौंदा, मौके पर मौत, चाचा गंभीर, गम में बदली खुशी। सीआरपीएफ की बस और कार में भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 6 लोग घायल, 2 गंभीर, सभी अस्पताल में भर्ती। और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट पहुंचा मामला, मुसलमानों की भावना आहत करने का लगा आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार भतीजे की मौत हो गई, जबकि चाचा पटना के एक अस्पताल में इलाजरत हैं। घटना औराई के थाना के ठीक सामने की है, जहां बाइक सवार चाचा भतीजा को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें भतीजे की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि चाचा पटना के एक अस्पताल में इलाजरत है। दोनों संतोषी का मेला देखने जा रहे थे। मृतक की पहचान औराई के बिदौल निवासी 28 वर्षीय अजय कुमार के रूप में हुई है, जबकि उसके घायल चाचा का नाम पप्पू सैनी है। मृतक अजय कुमार चेन्नई में पेंटिंग का काम करता था। मृतक के चाचा अशोक सैनी ने बताया कि अजय सैनी अपने भाई मंजय के छेका में शामिल होने चेन्नई से घर आया था। दोनों संतोषी जी का मेला देखने जा रहे थे, जहां बेदौल थाना ओपी के सामने अज्ञात बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसमें भतीजा अजय सैनी की मौत हो गई, जबकि चाचा अजय सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसका इलाज पटना पीएमसीएच में चल रहा है। हुआ है जो मंगलवार को दिन शाम 5 बजे तक इसका मंजय के इसका छोटा भाई के मंजय का छेका था, और छेका में सबको खाना पीना खिला करके और ये भन्नू दी संतोषी माँ का मेला देखने के लिए चल दिए। कौन जा रहा था? और चाचा भतीजा जो पप्पू है और अजय है, दोनों जा रहा था। जाते समय ही उस समय 10:30 बज रहा था रात। घटना कहाँ हुआ है? बेदौल ओपी के सामने, थाना के सामने। किसका मौत हो गया? वो अजय सहनी का मौत हो गया और पप्पू सहनी गंभीर रूप से घायल है। वो पटना एपीएम से। अजय कौन है रिश्ते में? अजय भतीजा हो। और चाचा घायल है? चाचा घायल। क्या काम करता था अजय? ये सब चेन्नई में पेंटिंग ब्लास्टिक के काम करता था। ये सब बाहर जाने वाला था। पोस्टमार्टम कितना बजे रहा? पोस्टमार्टम में कितना? यहाँ 2 बजे हम लोग थाना प्रभारी आए, वो सब प्रक्रिया में इसके बाद करके हम लोग का बोलेरो को जब्त कर लिया। हाँ, बोलेरो। चालक पकड़ाया था? बस कोई नहीं पकड़ा। पार हो गया? हाँ, कोई नहीं पकड़ा। क्या उम्र था अजय का? अजय का 28 है। जो घायल है उसका 36। क्या नाम? मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहा में सुबह सुबह सड़क हादसा हो गया। दुर्घटना में सीआरपीएफ की बस और एक कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा पटना से सीतामढ़ी जा रही कार के सीआरपीएफ कैंप के पास बस से टकराने के कारण हुआ। जानकारी के मुताबिक जब पटना से सीतामढ़ी जा रहे थे, तब एक परिवार की कार झपहा इलाके के पास सीआरपीएफ की बस से टकरा गई। कार की गति अत्यधिक होने के कारण यह टक्कर बेहद भयावह थी, जिससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने घायल परिवार के सदस्यों की तुरंत मदद की। घायलों को तुरंत सिविल सर्जन अस्पताल एसकेएमसीएच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायल परिवार के 6 सदस्य थे, जिनमें 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल थे। इनमें से 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किए जाने की संभावना है। स्थानीय पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी।
एसडीपीओ टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि इस दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में यह माना जा रहा है कि हादसा कार के ओवरटेक करने की वजह से हुआ, जिससे उसे सीआरपीएफ की बस से टक्कर लग गई। उसके बच्चे भी थे। 3 बच्चे थे, टोटल कई आदमी थे? 4 आदमी थे। हाँ, पटना जक्कनपुर इधर जा कहाँ रहे थे? सुगरी जहाँ गांव में जा रहे थे। सुगड़ी गाँव। हाँ। क्या कैसे हुआ है हादसा? हादसा आगे नहीं थे, हम पीछे थे बैठल, हम देखे नहीं ये, लेकिन आगे वाला आदमी बोल रहे थे कि लग गया, उतने में लग गया होता। कितने लोग कार पर थे सवार? 5-6 आदमी थे। 5-6 आदमी घायल 4 आदमी 5 आदमी हैं घायल। कैसा स्थिति है? माथा फटल है, हाथ टूटल है, मेरा जांग है, चोट फोट लगल है। कौन कौन घायल है, नाम बता सकते हैं? हाँ, सुनीता देवी है, पूनम देवी है, रंगीता देवी है और मिला देवी। सब कहाँ के रहने वाले थे? सब पटना जिला के हम लोग हैं। पटना कहाँ है? कौन गाँव? एगो सुगरी गांव के है, बाकी पटना जिला जक्कनपुर थाना के बगल में हम लोग का हरि बिहार कॉलोनी बोलता है। मतलब इधर दरभंगा पटना कह रहे हैं। सीतामढ़ी की तरफ जा रहे थे? हाँ, सीतामढ़ी की तरफ जा रहे थे। सुगरी कह रहे हैं ना, बड़े वो तो आप लोग। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर एक लड़की के डांस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लड़की भोजपुरी के अश्लील गानों पर डांस करती दिख रही है। 23 सेकंड के इस वायरल वीडियो में बैक से गाना बज रहा है कि मुंबई हमरा विश करता और जवानी हमरा मिस करता। इस अश्लील गाना एवं डांस का वीडियो लड़की ने बनाकर अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया। वायरल वीडियो मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित एलएस कॉलेज का है। ऐसा अश्लील डांस देखकर लोगों का दिमाग ठनक गया। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं एलएस कॉलेज प्रशासन ने भी इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई तक की बात कह दी है। एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने बताया कि इससे पहले भी इस तरह का वीडियो कैंपस में बनाकर वायरल किया गया था, जिसका यूनिवर्सिटी थाने में लड़की के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। उन्होंने कहा कि छात्राओं की इस तरह की हरकत किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली में सरभिस करता, जवानी हमर मिस करता, बम्बई सरभिस करता। मैं तो अपने कॉलेज के छात्र छात्राओं या आसपास के कॉलेज से भी इतना बढ़िया कैंपस देखते हैं। वर्ल्ड क्लास का बिल्डिंग है, हेरिटेज स्टेटस है, इको फ्रेंडली, स्ट्रेस फ्री, ग्रीन एंड क्लीन कैंपस है। तो लोग बच्चे शहर के भी आ जाते हैं। तो मैं उन लोगों को हिदायत देना चाहता हूं जो ऐसा काम ना करें जिससे कि कानून को अपना काम करना पड़े, उन पर कानूनी कार्रवाई हो कॉलेज प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो हम चाहेंगे यहाँ से बच्चे ऐसा कुछ सीख के जाएं। ये ज्ञान की धरती है। यहाँ से, यहाँ के प्रकृति से, यहाँ के नेचर से, यहाँ के पेड़ पौधा पशु पक्षी से भी सीखें। और यहाँ के शिक्षक तो दिन रात उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनको अनुशासित करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। तो बच्चे ऐसा न करके अपनी भविष्य से खिलवाड़ न करें, अपना अच्छा जीवन गोल अचीव करें। और हमारी शुभकामना है हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए। अगला पीढ़ी का युवा बच्चे बच्चियां अगर सही नहीं होंगे, सही मार्ग पर ना चलेंगे, अगर उनमें भटकाव होगा, क्या मोबाइल में क्या कर रहे हैं, यूट्यूब क्या हम रील्स बना रहे हैं, उसका मेरे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज में ऐसे कुरीतियों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सोचने की ज़रूरत है। और पहले भी इस ढंग की घटना हुई तो विश्वविद्यालय थाना में FIR हुआ, केस हुआ और उसके बाद उन बच्चे को बहुत सारी परेशानियों का सामना हम ना चाहेंगे। शहर के जो बच्चे या दूसरे कॉलेज से इस लंगर सिंह कॉलेज की भी छवि खराब करने के लिए जो यहाँ पधारते हैं और यहाँ उस ढंग का रील्स बनाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, इसका फलाफल उनके जीवन में भी और समाज में भी विकृत ही होगा। हम ना चाहेंगे कि उन पर कोई अनुशासनिक कार्रवाई हो और उनका भविष्य हम चाहेंगे उज्जवल हो। ऐतिहासिक बिल्डिंग है ये, काफी बड़े, ये 125 साल पुराना
लंगट सिंह कॉलेज का बिल्डिंग है, जहां आचार्य कृपलानी शिक्षक रहे, जहां महात्मा गांधी आके चंपारण सत्याग्रह की रूपरेखा रचे, और जहां राष्ट्र कवि दिनकर शिक्षक के रूप में रहे, जहां राजेंद्र प्रसाद जो देश रत्न राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो शिक्षक रहे। उस महाविद्यालय परिसर में अगर कोई आके यहाँ से तो हर ईंट में, पत्थर में, मिट्टी में, पानी में, पेड़ पौधा, हर जगह ज्ञान छिपा हुआ, यहाँ से ज्ञान लें और जाएं। इस ढंग का काम ना करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लिगेसी रहा, उसका प्रतिष्ठा बचा। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता तमन्ना हाशमी ने परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने पिटीशन स्वीकार कर लिया है। अब कोर्ट 4 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। दायर परिवाद में ललन सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों में जदयू में विश्वास और आस्था को ठेस पहुंचाया है। इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं। कोर्ट से अपील है कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करें। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि अल्पसंख्यक समाज के लोग नीतीश कुमार को नहीं देते हैं वोट। कुछ लोग कहते हैं कि पहले नहीं देते थे, अब दे रहे हैं। सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए क्या क्या नहीं किया। यह जानते हुए कि वोट नहीं देते हैं, फिर भी नीतीश कुमार उनके लिए काम करते हैं। मैं नाराज नहीं हूँ। नाराज तो जदयू के लोग हैं, नाराज तो लल्लन सिंह हैं, जो सीधे सीधे खुले मन से बोलते हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं करता है। अगर मुसलमान उनको वोट नहीं करता तो उनकी सरकार ही नहीं होती, उनके जो मुखिया हैं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नहीं होते। उन्होंने खुले मन से कह के पूरे मुसलमानों को आहत करने का काम किया है, पूरे मुसलमानों को बेइज्जत करने का काम किया है, उनके वो हक हुकूक पे सवाल उठाने का काम किया है। इसी से आहत होकर आज मैंने उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसको माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया और स्वीकार करते हुए 4 दिसंबर 2024 की तारीख मुकर्रर की है। और उसमें उन पे मैंने जो धाराएं लगाई है 298, 299, 302 और 352 के तहत उन पे मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। क्या किस बात से लेकर ये नाराजगी है, क्या हुआ? आप खुले मन से एक कौम के बारे में कहते हैं कि वो हमको वोट नहीं करता है। क्या वोट नहीं करता है आपको? क्या लल्लन सिंह बिना मुसलमान के वोट से मुंगेर से नहीं मिलता उनको? नीतीश कुमार को नहीं मिलता? आज कैसे उपचुनाव में जीत गए आप, अगर मुसलमान का वोट आपको नहीं मिला होगा तो मैं ये कहना चाहता हूँ जदयू के लोगों से, जनता दल यूनाइटेड के लोगों से और नीतीश कुमार जी से कि इससे पहले भी देवेश चंद्र ठाकुर ने ये बोलने का काम किया था, अपने नेताओं पे लगाम लगाएं, नहीं तो आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को ऐसा झटका लगेगा, मुसलमान जो उनको झटका देगा वो कभी होश में नहीं आ पाएंगे और उनकी सारी की सारी राजनीतिक खत्म हो जाएगी। आज जो जदयू भाजपा के गोद में बैठ के ऐसा बात करने का काम कर रही है, ये वो भूल जाए कि आज उसकी सरकार है तो मुसलमानों की वजह से। अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो क्यों इफ्तार पार्टी देते हैं, क्यों टोपी लगा के मज़ारों पे घूमते हैं, क्यों जाते हैं, क्यों अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बनाए हुआ? सबको समाप्त कीजिए भाई, अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ। तिरहुत स्नातक चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशियों का जनसंपर्क जनसभा चल रहा है। इसी दौरान कई प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी के समर्पित हैं, जिनमें जन स्वराज के प्रत्याशी बनाए गए डॉक्टर विनायक गौतम के प्रचार प्रसार में और पार्टी को पूरी तरह से मजबूती करने के लिए जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर पहुंचे। आरडीएस कॉलेज में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बातों को रखा। वहीं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी जन स्वराज के सभी कार्यकर्ता को चुनाव जीतने के लिए कई सारे मूल मंत्र दिए। राजनीतिक सवाल पर भी जन स्वराज के संस्थापक ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। साथी कार्यकर्ताओं से मुलाकात थी, उनको ये बताने के लिए कि जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर विनायक गौतम जी, इनकी पूरी ताकत से मदद की जाए। इनको 5 तारीख को होने वाले विधान परिषद के चुनाव में इनको भारी मत से जिताने के लिए सब लोग लगे। पूरी समस्या जो आ रही है कि जो चुनाव घोषणा में देरी हुई है उसको लेकर भाई देखिए, संगठन जो है उस कोई भी पार्टी है, कोई भी व्यवस्था है, उसमें जहाँ भी संगठन रहेगा, जहाँ लोग रहेंगे, उसमें थोड़ी बहुत कमी ज्यादा होती रहती है। संगठन बनाना गीली मिट्टी से दीवार बनाने जैसा है।
वो बनाइएगा फिर थोड़ा बिगड़ेगा, फिर बनाइएगा फिर थोड़ा बिगड़ेगा। वो जो पुरानी पार्टियां हैं 20-20, 30-30 साल हो गया उनका संगठन नहीं बना है। जन स्वराज अभी 2 महीना पुरानी पार्टी है, उसके बावजूद जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं वो इस विचार की, इस परिकल्पना की, इस प्रयास की ताकत है। और मेरा विश्वास है कि सब लोग मिलकर सही तरीके से काम करेंगे और डॉक्टर विनायक गौतम अच्छे मतों से यहाँ से जीत कर आएंगे। उपचुनाव में जो परिणाम आया उसके लेकर कई कार्यकर्ता तो नाखुश तो नहीं है? कोई नाखुश नहीं, आपको नाखुश दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह आए हुए थे मुजफ्फरपुर में, अल्पसंख्यक को लेकर बयान दिया। अल्पसंख्यक के लिए नीतीश कुमार काम करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समाज कहने के उनको वोट नहीं करते। अब भैया ये जाकर ललन जी से पूछिए और नीतीश कुमार से पूछिए। अल्पसंख्यक समाज के भाजपा के साथ जो आदमी गठबंधन बनाकर बिहार में सरकार चला रहा है, जो मुसलमानों अभी दंगा हुआ है उत्तर प्रदेश में, नीतीश कुमार और उनकी सरकार ने कोई एक बयान दिया है? कुछ नहीं बोला है। वक्फ बोर्ड पर अभी सरकार कानून ला रही है, उस पर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का क्या रुख है उनको बताना चाहिए। वो तो सदन में खड़े होकर और सदन के बाहर उस कानून के पक्ष में वो लोग बोल रहे हैं, वो क्या अल्पसंख्यक की बात करें? लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। ये क्षणिक त्वरित कुछ बातें हैं, कभी आपको दिखेगा कि इनका मसल पावर ज्यादा है, अब ढहेगा कि नहीं आप लोग ज्यादा पत्रकार हैं, आप ज्यादा जानते हैं। लेकिन मैं ये जहां तक देख पा रहा हूं कि यहाँ पर विनायक गौतम जी को बहुत अच्छे मतों से सफलता मिलेगी। देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता को भी आप डांट देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। कार्यकर्ताओं पिछली बार जरूर डांटा था, क्योंकि कोई भी जो व्यवस्था चलती है उसमें एक अनुशासन होना ही चाहिए। बिना अनुशासन के कोई व्यवस्था तो चल नहीं सकती है। अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। बीते दिन मंगल पांडे मुजफ्फरपुर आए हुए थे, आपने सवाल किया गया तो जनसुराज को लेकर उनका कहना था देश में 1600 पार्टी है, 1600 पार्टी में जनसुराज भी है और प्रशांत किशोर जी डाटा कलेक्ट करने का काम करते थे, वो वही करे, वो नेता नहीं बन सकते। ठीक बात है, वे मंगल पांडे जी का विचार है। मंगल पांडे जी बंगाल में भाजपा के इंचार्ज हैं, जहां पर इसी प्रशांत किशोर ने भाजपा को उल्टा करके लटका दिया। चालकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बुधवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित कार्यालय में एक अहम बैठक की। बैठक में ऑटो चालकों के विभिन्न समस्याओं को सुना गया और उसके समाधान के लिए चर्चा व परिचर्चा की गई। मौके पर संघ के अध्यक्ष AR अनु और महासचिव मोहम्मद इलियास इलू ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कहीं भी ऑटो चालकों के लिए ठहराव स्थल नहीं है, जिस वजह से ऑटो चालकों को सवारी उठाने में काफ़ी परेशानी होती है। वहीं कहीं भी ऑटो लगाने से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बार बार ऑटो चालकों का चालान काट दिया जाता है। जो स्टैंड निगम और जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित की गई थी, उस पर भी दुकानदारों ने अपना कब्जा जमा लिया है। शहर में हर जगह अतिक्रमण है, जिसका खामियाजा ऑटो चालकों को भुगतना पड़ता है। आज की बैठक में ऐसे कई समस्याओं को चालकों ने संघ के समक्ष रखा है, जिस पर संघ ने निर्णय लिया कि 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन आने वाले दिनों में जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा और उनसे उनके समाधान के लिए गुजारिश की जाएगी। बैठक इसलिए रखा गया है कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को कहीं स्टैंड नहीं मिलता है कि हाँ यहाँ से लेके वहाँ तक, तो हम लोग यही मांगते हैं कि हम लोग को स्टैंड मिले। जो ये स्टैंड से लेके दूसरे स्टैंड तक हम लोग सवारी छोड़े, पर यहाँ स्टैंड हम लोग को नहीं है। चलते चलते सवारी एक आधो को होता है तो होता है, वरना नहीं होता है। चलते चलते कितना सवारी होगा। हम लोग स्टैंड इसीलिए मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्टैंड मिले। स्टैंड मिलेगा तो जो ही 2-4 को सवारी हम लोग उठा सकते हैं, यही हम लोग को मांग है। और जहाँ स्टैंड मिलेगा वहाँ शौचालय का भी मांग होना चाहिए जी। किस रूट में गाड़ी चलाते हैं? हम लोग यही 0 माइल टावर स्टेशन, जुरन छपरा, कंपनी बाग इस तरफ चलते हैं और बैरिया स्टेशन भी चलते हैं। हम लोग चलाते हैं तो हम लोग घूम घूम के गाड़ी चला लेते हैं, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग को स्टैंड मिले। जो बात है ऑटो रिक्शा के लिए शहरी क्षेत्र में हम लोगों का ठहराव का व्यवस्था नहीं है और हम लोग पूर्व से मांग कर रहे हैं कि ठहराव का बोर्ड लगा जाए। आज मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के तहत यात्री शेड जो बना है, जहाँ पर जगह भी है, तो हम लोगों ने आज बैठक करके ये निर्णय लिया है कि जिला अधिकारी महोदय से हम लोग को मिल करके उनको जहाँ पर यात्री शेड है वहाँ पर ऑटो रिक्शा के लिए बोर्ड लगाने की हम लोग मांग करेंगे। और जो ऑटो स्टैंड है मुजफ्फरपुर में जो आवंटित है जिला अधिकारी महोदय के द्वारा, उस सभी स्टैंड का घेराबंदी के लिए और उसमें जो आवश्यक सुविधा हो
शौचालय की व्यवस्था हो, सोलिंग की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, इस सब के लिए जो है हम लोग जो डीएम साहब से मिल करके मांग रखने का काम करेंगे हम लोग। कितना सूत्री मांग है आपकी? हम लोगों का 6 सूत्री मांग है। मुख्य मांग में सबसे पहला मांग है हम लोगों के लिए कि भाई सवारी को हम चढ़ाने और उतारने के लिए जगह चिन्हित हो जाए, ताकि चालक मेरा वहाँ गाड़ी रोक करके सवारी को उतारे और सवारी को जो है चढ़ाने का काम करे, जिससे जाम की समस्या नहीं होगी अभी समस्या दूर रहेगी। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नाला निर्माण का अन्य कार्य के लिए टेम्पू पड़ाव स्थल पर लगे पड़ाव स्थल का बोर्ड जो हटा दिया गया है उसको पुनः लगाया जाए। आवंटित पड़ाव को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए उसमें आवश्यक सेवा बहाल कराई जाए। शहरी क्षेत्र में टेम्पू पड़ाव स्थल पर और पेट्रोल पंप पर चार्जिंग पॉइंट बनवाया जाए। यातायात पुलिस द्वारा जगह जगह चलते टेम्पू और रिक्शा गाड़ी का फोटो खींचकर फाइन किया जा रहा है। इस पर रोक लगाने की बात हम लोग करेंगे। चौक चौराहे से पहले टेम्पू और रिक्शा ठहराव का बोर्ड लगाया जाए, ताकि गाड़ी को चौक से पहले रोका जाए और यात्री को सुविधा मिल सके। ये हम लोगों की 6 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के हम लोग जिला अधिकारी महोदय से हम लोग मिल करके मांग रखना। हमारे ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे बैठक में आए हैं। साथ ही हम लोग आज अपने टेम्पू चालक जो हमारे हैं उन लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है शहर में गाड़ी परिचालन में, इसलिए आज हम लोगों को बैठक बुलाए हैं। बैठक का मेन हम लोगों का एजेंडा ये है कि चालकों का कहना है कि हम लोगों का गाड़ी कहीं भी हम रोकते हैं, प्रशासन आके हमारी गाड़ी का चालान काट दे रहा है। हम जितना महीना कमाते नहीं उससे ज़्यादा चालान भर रहे हैं, यानी गाड़ी कितना लोग गाड़ी को खड़ा कर रहा है, डर से गाड़ी चलाना नहीं चाह रहा है। तो हमारा प्रशासन से कहना है कि आपने गरीबों के लिए कोई रोज़गार नहीं है, गरीब जो है रोज़गार कर रहा है, अपना गाड़ी चला रहा है, आप उसको फाइन कर रहे हैं, मनमाना फाइन कर रहे हैं, करें यातायात का उल्लंघन है तो फलाना उल्लंघन है। अरे तो जगह नहीं दीजिएगा तो हम गाड़ी कहाँ चलाएंगे, गाड़ी कहाँ रोकेंगे। तो हमारा प्रशासन से कहना है कि आप सबसे पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करें कि हमारी गाड़ी कहाँ लगेगी। कोई पड़ाव की व्यवस्था नहीं है। आपने शहर में 18 जगह यात्री शेड बना दिया, उसमें यात्री शेडों का कहीं हम लोगों का बोर्ड नहीं लगाया गया। आप वहाँ लगावे, यात्री वहाँ बैठे, टेम्पू चालक मेरा वहाँ 2-4 मिनट 10 मिनट रोक के सवारी लेके चला जाए। तो इस तरह से कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, जगह जगह जो है अतिक्रमण है। शहर में आपने गिनती के लिए हमें 19 स्टैंड दे दिया, 6 नगर निगम और 13 जिला समर्था की तरफ से, सारा स्टैंड जो है अतिक्रमण है, कहीं कोई जगह नहीं है। कुछ जगह बोर्ड था जिसकी वजह से हम गाड़ी लगाते थे। स्मार्ट सिटी का जो काम शुरू हुआ सारा बोर्ड जो है सो हटा दिया गया, जिसकी वजह से बोर्डे नहीं है। अब सब में दुकानदार लोग रात में कब्जा किए हुए हैं। सारा जब सुबह जाइए तो देखिए कि लगाने का जगह नहीं है, तो मजबूरी है गाड़ी रोड पर लगाए जब जगह नहीं है। तो हमारा प्रशासन से मांग है कि आप हम लोगों का स्टैंड को खाली करा के उसमें आवश्यक सेवा मुहैया कराएं, और जो बड़ा स्टैंड है जहाँ जगह है वहाँ आप उसकी घेराबंदी करवाएं, तार से घेरवाएं या दीवार कुछ भी घेराबंदी करवाएं, जो लगे कि हाँ ये ऑटो रिक्शा का स्टैंड है, ऑटो रिक्शा का बोर्ड लगवाएं। जब हम लोग सरकार को सब तरह की सुविधा, टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, एडिशनल टैक्स दे रहे हैं, शहर में चलने का जो शुल्क है नगर निगम का, बैरिया बस वाला समिति का, वो भी दे रहे हैं, तो फिर सुविधा क्यों नहीं मिलेगा। तो हमारा प्रशासन से आज मांग है कि हम लोग आपके चैनल के माध्यम से उनसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे टेम्पू चालक हैं उनके लिए जो आवश्यक सेवा है, जो ज़रूरी है, वो तो कम से कम हम लोग को मुहैया कराएं कि हम अपनी गाड़ियों का परिचालन कर सकें। अब मनमाने ढंग से जो फाइन किया जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए। 5,000, 10,000, 2,000 ये क्या है। हमारा गाड़ी जो है बैंक लोन पर है, बैंक का लोन अभी नहीं सध रहा। कितना गाड़ी बैंक फेल हो रहा है, लोग खाली बिजनेस इसलिए कि हर महीना में गाड़ियों वालों का फाइन हो जा रहा है 5,000, 10,000। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दे। गोवा की पूर्व राज्यपाल और प्रख्यात साहित्यकार स्वर्गीय मृदुला सिन्हा की लगी एलएस कॉलेज के बाल उद्यान में प्रतिमा। उनकी जयंती के मौके पर बुधवार को बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के नेता सुरेश शर्मा, एलएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय सहित कॉलेज के प्रोफेसर और कई समाज सेवियों ने बाल उद्यान में प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि मुजफ्फरपुर से ताल्लुक़ रखने वाले स्वर्गीय मृदुला सिन्हा जी की आज जयंती है और इस अवसर पर आज पहली बार जन्मदिन पर जिले को सौगात दी गई है, ताकि जिले के लोग उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए इनके किए गए कार्य को याद रखें और उनसे प्रेरणा लेने का काम करें। मुजफ्फरपुर की बेटी और गोवा
कि पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा का आज जन्म दिवस है और यहाँ मूर्ति स्थापित एलएस कॉलेज प्रांगण में तारंजी करवा दी हैं। अब इस मूर्ति का जन्म दिवस, उनका मृत्यु दिवस, पुण्य दिवस, दोनों पर मुजफ्फरपुर के लोग आके माल्यार्पण करेंगे और मृदुला जी जो उनके कृतित्व का वर्णन इसके माध्यम से होते रहेगा। हमारी वो बहन थी और उनका जो है सम्मान मुजफ्फरपुर का सम्मान है। उत्तर छायावाद के कवि राम इकबाल सिंह राकेश की पुण्यतिथि पर महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश स्मृति समिति की ओर से बुधवार को मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित शुभानंदी में आयोजित स्मृति पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित गणमान्य लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान बिहार विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर पूनम सिन्हा ने कहा कि उत्तर छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि राम इकबाल सिंह राकेश जितना शास्त्र से जुड़े थे उतना ही लोक से जुड़े थे। मौके पर डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर केशव किशोर कनक, ब्रजभूषण शर्मा, प्रणय कुमार, विभू कुमारी, डॉक्टर अनु वैद्य, ललन तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। केवल यह कहना कि उत्तर छायावाद के अग्रणी कवि थे महाकवि राम इकबाल सिंह राकेश सर्वथा उचित नहीं है। वे कवि थे, अपने समय के महत्वपूर्ण कवि तो थे ही, आज भी उनके भाव और भाषा शिल्प नई पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए सामर्थ्य के साथ है। राम इकबाल सिंह राकेश का यौवन काल यद्यपि अपने घर और अपने जनपद से बहुत दूर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभिन्न साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन में व्यतीत हुआ, लेकिन जब उत्तरार्ध काल में वे लौटे तो किसी महानगर या शहर में नहीं बसे बल्कि अपने गांव चले गए, क्योंकि उन्हें लोक से प्यार था, वहाँ की प्रकृति से प्यार था उनका। सबसे बड़ी बात, आज जबकि धान की अनेक प्रजातियाँ गायब होती चली जा रही हैं, पक्षी विलुप्त हो रहे हैं, ऐसे में पक्षियों के नाम और धान की प्रजातियों की जानकारी लेने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को भी राम इकबाल सिंह राकेश की कविताओं को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शताधिक धान की प्रजातियों का उल्लेख किया हुआ है, सैकड़ों पक्षियों का, जो आज पक्षी कहीं किताब में दिख जाए तो दिख जाए लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि हमने प्रकृति को बिगाड़ा है। जबकि हमारे पूर्व साहित्यकार प्रकृति के बीच में रहते हुए दधीची की तरह साहित्य साधना उन्होंने की और साहित्य को बहुमूल्य दिया है। पहली ही कृति गांडीव है, पहली कृति चट्टान, फिर गांडीव, मेघदुंदुभी, गंधज्वार, पद्मरागा। आप नाम से ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस औदात्य भाव के कवि थे। केवल ग्रामीण लोक के ही नहीं बल्कि प्रकृति के भी, पशु पक्षियों से, फूल पत्तियों से संवाद करना उन्हें आता था और संवादात्मक शैली में, चित्रात्मक शैली में, बल्कि शब्दों का तो ऐसा ऐसा प्रयोग किया है जिसको पढ़ते हुए लगता है कि जाने कितनी भाषाओं के ज्ञाता है ये। यहाँ उपस्थित है ब्रजभूषण शर्मा जी, मधुमंगल ठाकुर जी, एक हमारे वैद्य हैं जो वनस्पतियों के बीच ही चिकित्सा की तलाश करते हैं और पूरा आयुर्वेद पद्धति ही वनस्पतियों पर, औषधियों पर आश्रित है। और औषधियों को भी अगर जानना हो तो राम इकबाल सिंह राकेश की रचनाओं के पास जाने की ज़रूरत है। तो इतना लोक का ज्ञाता, इतना परंपरा संपन्न, इतना भाव और भाषा से समृद्ध रचनाकार वह सामान्य रचनाकार नहीं है। गांव में रहने का यह अर्थ नहीं कि वह किसी भी महानगर में रहने वाले लोकप्रिय, सार्थक, समर्थ और निरंतर आलोचना में ठहरने वाले रचनाकारों से कमतर हैं, बल्कि कई मायने में वे भारी हैं। और ऐसे अपने पूर्वज कवि का स्मरण करते हुए हम स्वयं को धन्य मान रहे हैं, हम स्वयं को सुसंस्कृत और संस्कारित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के सुमेरा पंचायत से 3 बार पैक्स अध्यक्ष चंदेश्वर प्रसाद चौधरी चौथी बार भी टाल ठोक रहे हैं। बुधवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने बताया कि लोगों का अपार प्यार व जन समर्थन मुझे प्राप्त है। इस वजह से लगातार 3 टर्म से मैं अपने पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के रूप में काबिज हूँ और चौथी बार भी भारी बहुमत से जीतने जा रहा हूँ। इसकी वजह ईमानदारी से काम करना और लोगों का सम्मान करना है।
चंदेश्वर प्रसाद चौधरी ने कहा कि उनकी पॉपुलैरिटी से कुछ लोग दुखी भी हैं जो उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि वे खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसका सबूत भी उन्होंने मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि किसी के भी अनाप शनाप बयानबाजी से उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता सब देख रही है और समझ रही है। चुनाव के दिन जनता एक एक वोट देकर मुझे सामने वाले का मुंह काला करेगी। अब रहा वो कहते हैं कि खाद सरकारी दर पर नहीं बंटता है, तो हम फिर आपको, मैं हार जाऊं मैं जीत जाऊं, जनता मालिक है, जनता जिताया मैं वह काम करता रहूंगा। लेकिन मैं बराबर कहता रहा हूं कि 267 रुपया 50 पैसा में यूरिया बेचना है। आप सभी जानते हैं, क्या सरकार उसको मुहैया कराती है 267 रुपया में मेरा खर्चा के साथ? आप सब जानते हैं इफको देता है 240 से 45 में, 25 रुपया नारायणपुर से भाड़ा पलदारी यहाँ आके 70 पड़ जाता है, 65 पड़ जाता है। क्या हम वहाँ से लाकर, वो आदमी है काम करने वाला, 5 दिन दौड़ना पड़ता है, क्या वो 66 रुपये में बिकेगा? मैंने कलेक्टर से, मैंने प्रधानमंत्री को 20-20 कॉपी में लिखा, कोई सुधार नहीं हुआ। प्राइवेट सेक्टर का जो खाद मिलता है पैक्स को, उसका दाम है 260 से 65। हम चूँकि नेता है, हंगामा करते हैं, 10 रुपया कम देता है। 65 में 7 दिया, 60 में दिया, 50 में दिया, यहाँ लाने के बाद 75-80 पड़ता है। हमारे घर में दूध ढोता है, मैं कार पर चलता हूँ, मेरा भतीजा दूध ढो करके, यादव जी लोग जो करते थे वो भूमिहार होकर करता है। और यह आदमी इतना खत्म आदमी है कि कहता है कि पैक से वो करोड़ों करोड़ हो गया, कितना रुपया हो गया। चलिए, आपके मुंह में घी शक्कर, उसी को बदल के कहते कि हाँ इनके परिवार के लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम 12 एकड़ में खेती करते हैं, हमारा आज भी मैं बेटा, मैं गोभी रोपता हूँ, पानी पटाता हूँ, इतना अथक परिश्रम करता हूँ। ये भी अटालिका मेरा है, ये भी मेरा है, यहाँ जहाँ हम आप खड़े हैं यह मेरा है। तो हम मेहनत करके कमाए हैं। पैक्स में हम क्या किया नहीं किया वो सारा हम आज आप मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, हमारी सारी जनता जानती है। यहाँ के सारे लोग कहते हैं कि ना, हमारे आपके यहाँ 7 बजे से वितरण शुरू होता है तो 9 बजे तक हम लोग अंगूठा लगाते हैं, जखनी आते हैं तखनी मिलता है। हम वोट यहाँ न दे के दूसरा जगह जाए देवे। किसान कह रहा है कि उधार पैंचा, ये पैक्स में उधार नहीं है, उधार भी मिलता है, हमारा खेती होता है। और वह गलत सलत बयान दे करके जनता को अपना लोकप्रियता कमाना चाहते हैं। हम आप लोगों से यही गुजारिश करने के लिए हम हैं कि आप लोग ज़रा इसको, उनके कुकर्म को, आप जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। मुखिया नॉमिनेट हुए तो 80 लाख रुपया का गबन करके राजीव गौबा ने उनको 8 महीने में डिसमिस कर दिया। हमने करवाया जन आंदोलन के द्वारा। आज वो आए हैं 25 बरस के बाद, तो गांव में तहलका मचाते हैं, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड करवाते हैं, कभी दंगा करवाते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम करवाते हैं, यही उनका नारा। मुजफ्फरपुर के जुड़न छपरा में बुधवार को मेदांता लैब का भव्य शुभारंभ हुआ। मेयर निर्मला साहू के साथ मेदांता लैब के व्यवस्थापक राजेश कुमार उर्फ बबलू, सेल्स प्रतिनिधि रंजीत कुमार, कमलेश कुमार और डॉक्टर मेहताब आलम ने संयुक्त रूप से फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस दौरान मेयर निर्मला साहू ने प्रोपराइटर को ढेर सारी शुभकामनाएं दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मौके पर मेदांता लैब के असिस्टेंट मैनेजर कमलेश कुमार ने कहा कि मेदांता से पूरी दुनिया वाकिफ है। यह 15-16 साल पुरानी कंपनी है और पिछले 2 सालों से लोगों को पैथोलॉजिकल लैब की सुविधा दे रहे हैं। इसकी क्वालिटी जग जाहिर है। यहाँ जो इक्विपमेंट लगाए गए हैं वह नॉर्थ बिहार में सबसे उच्च क्वालिटी के हैं। उन्होंने बताया कि कलेक्शन सेंटर के शुभारंभ के मौके पर विभिन्न तरह के जांच की सुविधा 1 महीने के लिए मुफ्त दी जा रही है। इसके साथ ही कई तरह के जांच के लिए अलग अलग पैकेज की सुविधा दी जा रही है। तो आप सभी आएं और यहाँ पर अपनी जांच ज़रूर कराएं। हो गया। सबसे पहले तो जुड़न छपरा के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई कि मेदांता जैसी ब्रांड आपके जुड़न छपरा में आज कलेक्शन सेंटर के तौर पे ओपन हुआ है। मेदांता से अब सभी लोग वाकिफ होंगे ही। ऑलरेडी यह 15-16 साल पुरानी कंपनी है और लास्ट 2 ईयर्स से हम लोग पैथोलॉजी सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया में दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोगों ने लास्ट 5-6 महीने पहले पैथोलॉजी लैब्स, मेदांता की अपनी प्रोसेसिंग लैब्स भी यहाँ पे इंस्टॉल हुई है।
जो हम लोग जो इक्विपमेंट लगाए हैं वर्ल्ड क्लासेस, अभी तक नॉर्थ बिहार में उस तरह की इक्विपमेंट्स जो नहीं है, क्योंकि मेदांता क्वालिटी कंसिस्टेंसी पे काम करती है, क्वालिटी के लिए ही जानी जाती है। तो इस क्वालिटी को ध्यान रखते हुए मेदांता ने अपनी यहाँ प्रोसेसिंग सेंटर खोली है। साथ ही आज कलेक्शन सेंटर जूरन छपरा में महापौर जो है मुजफ्फरपुर की निर्मला साहू जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। हम लोग यहाँ पे बहुत तरह के एफोर्डेबल प्राइस पे पैकेजेज निकाल रहे हैं। अभी हम लोग लॉन्चिंग ऑफ़र भी बहुत सारा निकाले हैं, जिसमें 249, 349 पे हम लोग कुछ पैकेजेज दे रहे हैं, जिसपे आप हार्ट, थायराइड, शुगर जैसे कुछ टेस्ट जो है वो 249 में, 349 में आप ले सकते हैं। हम लोग अभी 1 मंथ के लिए फ्री शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कैल्शियम जैसे टेस्ट हम लोग फ्री करेंगे। साथ ही हम लोग बहुत तरह के और भी किफ़ायती दरों पे पैकेजेज ला रहे हैं, जैसे 1099 में, 1399 में, इस तरह के बहुत सारे पैकेजेज हैं जो एफोर्डेबल प्राइस पे आप ले सकते हैं। हमारी जो गुणवत्ता है वो कहने के योग्य नहीं है, वो ऑलरेडी पूरे इंडिया को पता है। हम लोग पूरे NABL लैब्स जो होती है, NABL एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर, उसको फॉलो करते हैं और उसी फॉलो के क्रम में हम लोग यहाँ भी जो कलेक्शन सेंटर बनाए हैं उसी चेकलिस्ट के हिसाब से बनाए हैं। तो आप लोग आए और यहाँ पे इसका लाभ लें। आज यहाँ मुजफ्फरपुर के यहाँ पे मिलीचट्टी में मेदांता लैब का यहाँ पर ओपनिंग किया गया है, जिसके कि फाउंडर है डॉक्टर नरेश त्रेहान, जिसको यहाँ पर मुजफ्फरपुर में इन्होंने खोला है बबलू जी। तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, मेरी शुभकामना है। हमारे मुजफ्फरपुर में आज पटना में बगल में भी मेदांता हॉस्पिटल है, उसका आज लैब खुला है। हम लोग तो कामना करेंगे कि हम लोग के मुजफ्फरपुर में भी एक मेदांता का एक हॉस्पिटल यहाँ पर बने। और बहुत सारी शुभकामनाएं इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे लैब के जो भी कर्मी हैं सभी को मेरी बधाई, शुभकामना कि आप अच्छे से आपका ये लैब चले और आगे और बढ़ता रहे। यहाँ पे रूटीन और स्पेशलाइज सारे टेस्ट मेदांता पैथोलॉजी के तरफ से अवेलेबल रहेगा। और हम लोगों का रिपोर्ट का खासियत रहेगा, जो प्रीवियस 3 टाइम का रिपोर्ट एक ही रिपोर्ट पेपर पे मिल जाएगा, जिसके लिए अलग से बैक रिपोर्ट कैरी नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा खासियत यही रहेगा मेदांता लैब की तरफ से। तो क्या कुछ फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? क्या सर? फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? फी मार्केट के इससे कम है। बहुत सारे मेरे पैकेज भी हैं जो स्वास्थ्य का या बेसिक और इनॉग्रल ऑफ़र सब अभी 249 में है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल और आपको ग्लूकोज फास्टिंग, थायराइड, रूटीन चेकअप, हाँ सारे रूटीन चेकअप अवेलेबल हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।